और इस यूनिट का एक इंट्रोडक्शन भी मैंने आपको ब्रीफ में दिया था कि मानव विकास तथा पर्यावरण। तो इस यूनिट में, इस इकाई में किस तरह की बातें हमें करनी है, क्या पढ़ना है, क्या कंटेंट है, क्या सिलेबस है, क्या तात्पर्य है, तो इस पे हमने ब्रीफ में डिस्कशन किया था जो हमारा कल क्लास हुआ था उसमें। और आज सुबह में भी हम लोग मिले थे तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात हम लोग कर रहे थे। अभी हम लोग पर्यावरण पढ़ेंगे क्योंकि हमारा सीरीज पर्यावरण का ही चल रहा है। तो लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको दिया था और उसके बाद मिलेनियम डेवलपमेंट गोल यानी सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य, सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य के बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और कुछ क्वेश्चंस को भी पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पे मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपके साथ गाइस पीडीएफ साझा कर रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड। उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे। स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? नो सर। नो सर। नो सर। तो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके नजर आ रहा होगा आपको, है ना? यहाँ पे क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा। नहीं सर, तो नहीं आ रहा। नहीं सर, स्क्रीन नहीं दिख रहा? नहीं आ रहा। नहीं आ रहा सर। एक सेकेंड, एक सेकेंड, अब दिख रहा होगा। अभी आ रहा है स्क्रीन विजिबल? यस सर, यस जी सर। यस सर, शो हो रहा है। चलिए, तो गाइस पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट है। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है गाइस कि टीचिंग इन्वॉल्व्स क्रिटिकल एंड क्रिएटिव इंटरचेंजेस बिटवीन टीचर एंड लर्नर एंड हेंस इट इज डिफरेंट फ्रॉम इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग। क्या कह रहा है गाइस, जो टीचिंग है, जैसे अभी हम लोग टीचिंग कराते हैं या करते हैं, हम सभी लोग, आप भी टीचिंग करते हो, कराते हो, तो क्या टीचिंग में क्रिटिकल और क्रिएटिव इंटरचेंजेस होते हैं, यानी छात्र और जो स्टूडेंट है, यानी टीचर और स्टूडेंट के बीच हम कह सकते हैं कि समीक्षात्मक और रचनात्मक कई तरह के डिस्कशंस होते हैं। काफी सारी क्रिटिकल मतलब नई तरह की बातें निकल करके सामने आती हैं। क्या ऐसा होता है? और इसके साथ ही साथ क्या ये इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग से अलग है, यानी टीचिंग अलग है, ट्रेनिंग अलग से? टीचिंग जो है तो ट्रेनिंग से अलग है, ठीक है? तो क्या ऐसा है? ये स्टेटमेंट आपका कह रहा है। और रीजन आपका क्या दे रहा है गाइस कि बोथ इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग आर डायरेक्टेड एट लोअर ऑर्डर कॉग्निटिव इंटरचेंजेस। यानी जो हमारा इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग, यानी ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है गाइस, जब किसी चीज का हम लोग ट्रेनिंग करते हैं ना, तो ट्रेनिंग में जो है, ट्रेनिंग जो है गाइस, ये लोअर ऑर्डर का कॉग्निटिव इंटरचेंज होता है, माने इसमें समझदारी कम होती है, इसमें बस किसी एक चीज पे काम करना सिखाया जाता है। क्या ऐसा है? क्या लगता है आपको? ये होना चाहिए सर। क्या होना चाहिए? सर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सर। ऑप्शन नंबर ए सर। ऑप्शन नंबर जी सर, ऑप्शन नंबर हाँ, ए। क्योंकि गाइस देखो, टीचिंग और ट्रेनिंग जो है ना, टीचिंग और ट्रेनिंग दो अलग चीजें हैं। टीचिंग में क्या होता है ना कि बहुत तरह की चीजें हम लोग सीखते हैं, बहुत तरह की चीजें सीखते हैं, जबकि ट्रेनिंग में क्या है ना, ट्रेनिंग में गाइस किसी पर्टिकुलर चीज की बातें होती हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं जॉब पे जाते हो तो आपको उसके लिए ट्रेनिंग कराया जाता है, या किसी कोई भी जॉब, मान लीजिए टीचर ही बनते हो, या पुलिस में जाते हो, या बैंक में जाते हो, तो 2-3 महीने की ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग में क्या होता है ना, किसी विशेष चीज, माने कोई काम करना आपको सिखाया जाता है कि भैया ये काम आपको करना है।
तो वो ट्रेनिंग है। जबकि टीचिंग में तो क्या है कि सर्वांगीण विकास है ना, टीचिंग में तो ओवरऑल आपका माने पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेकर के आपका पठन पाठन शिक्षा सब कुछ आ जाता है। तो ठीक है, ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा इस, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग प्रमोशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इज द हेलमार्क? किस तरह के टीचिंग में क्रिटिकल थिंकिंग होता है? सर ऑप्शन नंबर सी। Option number C, sir, reflective level. सी ऑप्शन सर विमर्शी चिंतन उत्सव। सी। क्या होना चाहिए बताइए? सही सर। सी। सी, रिफ्लेक्टिव लेवल। यू गाइस, रिफ्लेक्टिव लेवल पे क्या होता है कि क्रिटिकल थिंकिंग हमारा आता है। ठीक है, इसका आंसर बताइएगा इस, ये 4 अलग अलग दिवस हैं, 4 अलग अलग दिवस है, जैसे पृथ्वी दिवस है, यूएनओ है यानी संयुक्त राष्ट्र दिवस, पर्यावरण दिवस है और अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस है। तो बताइए कौन किससे मैच होगा? ऑप्शन डी होगा सर इसका। Sir, option number B. सर डी। डी। Yes, sir, option सर number डी D. होगा। ऑप्शन नंबर डी। जो डी फॉर जो दिल्ली। हमारा जो पृथ्वी दिवस है वो कब होता है? 22 अप्रैल, 22 है ना? अप्रैल। ठीक बोल रहे हैं आप, यानी अभी आने वाला है। आज 10 अप्रैल है ना, तो 22 को पृथ्वी दिवस होता है। और यूएनओ हमारा होगा 24 अक्टूबर को, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। पर्यावरण दिवस तो 5 जून को होता है, ये तो पता है, कॉमन है। और इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा दिवस पूरे इंटरनेशनली मनाया जाता है 24। 24 जनवरी। ठीक है, इसका आंसर बताइएगा। सीबीसीएस स्टैंड्स फॉर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ठीक है, Yes, बहुत sir, सुंदर। option number B, sir. ऑप्शन बी सर। ऑप्शन नंबर बी, इसका क्या होगा गाइज? ये मैच करिए, स्वयं प्रभा, डिजी लॉकर और एनएडी, इसको मैच करके बताइए किससे क्या मैच होगा। सबका डेफिनेशन है, किससे क्या मैच होगा? सर ऑप्शन ए ही होगा शायद से। Sir, option number A. 11 बजे कॉल करना। ऑप्शन नंबर ए। जी सर। Yes, sir. Option number A, sir. यानी स्वयं का आप बोल रहे हो कि मूव फॉर हाई क्वालिटी एजुकेशन एनीवेयर एंड एनी टाइम। ठीक है, स्वयं प्रभा का 4 यानी फ्री डीटीएच चैनल, ये ठीक है। डिजी लॉकर का हो गया आपका स्टोर एंड एक्सेस एंड पर्सनल ई डॉक्यूमेंट, और एनएडी। ठीक है, तो यानी डी डी बोल रहे हो ना, डी फॉर दिल्ली, यानी स्वयं का मतलब है कि कौन सा ऑप्शन है बताइए? ऑप्शन Sir, ए option सर। number A, sir. ए। A का third, B का fourth, C का second, D का first, sir. ठीक है, सर ऑप्शन बी होगा ना, सी का तो 1 होगा ना, डिजी लॉकर का ये होगा ना, ऑनलाइन स्टोर एंड एक्सेस ऑफ एकेडमिक अवार्ड्स, तो बी होगा। बी का मतलब ए का 4 तो मैम कैसे होगा? स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल है ना, तो बी का तो चौथा है, ये तो कंफर्म है। सी का 1 सर। सी का डिजी लॉकर का आप बोल रहे हो, ऑनलाइन स्टोर एंड एक्सेस ऑफ एकेडमिक अवार्ड्स नेमली डिग्री मार्कशीट। तो मैम एनएडी भी तो वही होता है, नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी। जो एनएडी है वो भी तो नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी है ना, तो डी का आपका 1 होगा। और जो सी आप बोल रहे हो ना, डिजी लॉकर, वो आपका दूसरा वाला होगा, स्टोर करना एंड एक्सेस पर्सनल ई डॉक्यूमेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ फिजिकल, यानी कि फिजिकली किसी डॉक्यूमेंट को रखने से अच्छा है कि स्टोर उसको कर दें ऑनलाइन। तो ये आपका डिजी लॉकर सी का 2 होगा। और जो डी है ना, एनएडी, दैट इज नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी, तो उसमें आप डिपोजिटरी करोगे।
ठीक है, तो ए ही होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा सर। हम्म, ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें आपका ये है ना स्वयं प्रभा, तो स्वयं प्रभा का आपका जो है 4 ही होगा। नेक्स्ट बताइए गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल डिजास्टर्स आर क्लासिफाइड एज टोपोग्राफिक, इसका क्या आंसर होगा? सर इससे पहले वाला क्वेश्चन दिखा दीजिए सर, एनएडी का क्या होगा? एनएडी का मैम वो होगा डी का 1। एनएडी का 1 होगा, ऑनलाइन स्टोर एंड एक्सेस ऑफ एकेडमिक रिकॉर्ड। इसका बताइए गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल डिजास्टर आज क्लासिफाइड एज टोपोग्राफिक? सर ऑप्शन नंबर बी सर, हिमस्खलन। हम्म, कौन सा नेचुरल डिजास्टर है जिसको हम लोग प्राकृतिक आपदा को यानी किस प्राकृतिक आपदा को स्थलाकृतिय के रूप में श्रेणीकृत किया जाता है? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन बी सर। ऑप्शन डी। बी सर। फ्लड, यस बाढ़ होगा ना सर। बाढ़ ही होगा सर। बाढ़, ऑप्शन डी। हाँ स्थला। हम्म, ठीक है, बाढ़ बाढ़ इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, टोपोग्राफिक का मतलब क्या होता है गाइस? टोपोग्राफिक का मतलब क्या होता है? सर अर्थ के लेयर की वो होती है स्टडी। सर स्थलाकृति। हाँ, ये एरिया से रिलेटेड है, धरती से रिलेटेड है टोपोग्राफिक। तो यहाँ पे फ्लड ही इसका करेक्ट आंसर होगा। रिवर से रिलेटेड है टोपोग्राफी, तो ऑप्शन रिवर। नंबर बी। बट सर गूगल में हिमस्खलन ही दिखा रहा है। अच्छा, हिमस्खलन। जी सर, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा सर। हम्म, यानी हिमस्खलन का मतलब ये हो गया कि आपका जो पहाड़ों पे जो आता है ना, पहाड़ पे जो जो हिमस्खलन यानी पहाड़ जो आंधी वगैरह आती है ना उधर, तो काफी नुकसान होता है। जैसे केदारनाथ या बद्रीनाथ या उत्तराखंड के क्षेत्रों में जो आता है हिमस्खलन, तो गूगल बता रहा है बी, तो बी। सर जो फ्लड होता है वो तो मतलब पानी से उस पानी की आकृति बदलती है, लेकिन हिमस्खलन से तो स्थल की आकृति बदल जाती है ना। नहीं, हिमस्खलन से भी बदल सकता है मैम, एक बार गूगल पे। बर्फीली भूमि होती है सर। एक बार गूगल पे मैं देख लेता हूँ इसको, लेकिन हो बर्फ का सकता है कि बर्फ का खिसकना यही होगा ना हिमस्खलन। बर्फ का पिघलना होगा शायद से, पिघलना, हाँ बर्फ पिघलती है तो फिर बाढ़ बाढ़ भी आ जाता है। बाढ़ आ जाती है। उसका गाइस गूगल तो एवेलेंच ही बता रहा है ना, ये नेचुरल डिजास्टर्स है और यही होता है, इसी का आंसर टेक्स्ट बुक भी बता रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका बी ही बता रहा है, गूगल भी बता रहा है बी, और आपका जो है टेक्स्ट बुक ऐप जो है वो भी एवेलेंच ही बता रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ नेचुरल प्रोसेस होते हैं और इससे काफ़ी नुकसान भी होता है ना। जो स्नोई, खास करके जो बर्फीला क्षेत्र है ना, तो बर्फ से बर्फीला क्षेत्र पे ये चीज़ें होती हैं और ये एक नेचुरल डिजास्टर है। अलग अलग तरह के डिजास्टर्स होते हैं, एक होता है आपका एक तो ये हो गया टोपोग्राफिक, एक होता है आपका मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर। ठीक है, जैसे स्टॉर्म हो गया, साइक्लोन है ना, ह्यूरिकेन्स है, तो मेट्रोलॉजिकल है, जो वेदर यानी मौसम के अकॉर्डिंग होता है। और एक होता है हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर, जो जल के अकॉर्डिंग, यानी जैसे फ्लड हो गया, तो फ्लड जो है ये हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर में आएगा। जो भी पानी से संबंधित जितने भी डिजास्टर हैं वो हाइड्रोलॉजिकल में आएंगे। जैसे फ्लड हो गया, ड्रॉट है, अब कई दिनों तक बारिश नहीं हुई तो ड्रॉट आएगा, सुखाड़,
सुनामी हो गया, मड स्लाइड हो गया, तो ये सारे हाइड्रो मतलब वाटर से रिलेटेड डिजास्टर हैं। और अगर वेदर रिलेटेड डिजास्टर होगा यानी मौसम का परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज के वजह से, तो दैट इज हीट वेव, साइक्लोन, स्टॉर्म। और एक होता है आपका टोपोग्राफिक डिजास्टर। तो डिजास्टर 3 तरह का होता है ना। डिजास्टर जो है यानी आपदा जो है ये 3 तरह का होता है। कौन कौन सा? एक होता है टोपोग्राफिक डिजास्टर, ठीक है। टोपोग्राफिक डिजास्टर कब होता है? जब मान लीजिए कि पृथ्वी के प्राकृतिक या हम कह सकते हैं कि फिजिकल, है ना, पृथ्वी में किसी प्रकार का अगर बदलाव आता है, जैसे अर्थ भूकंप क्यों आता है? अगर आपने बचपन में थोड़ी बहुत पढ़ी है ज्योग्राफी, तो यही है ना कि जो धरती के नीचे का जो टेक्टोनिक प्लेट्स है, धरती के नीचे कई सारे प्लेट्स है ना, वो अगर थोड़ा सा भी थोड़ा भी दाएं बाएं होता है तो भूकंप हमें महसूस होता है, यानी धरती हिलती है, ठीक है। तो यानी पृथ्वी में किसी प्रकार का अगर बदलाव आए और उसके वजह से अगर आपदा आती है तो डेट इज टोपोग्राफिक। मेट्रोलॉजिकल जो क्लाइमेट या वेदर आधारित है, जैसे स्टॉर्म, साइक्लोन, है ना, वेव्स, कोल्ड वेव्स वगैरह। और हाइड्रोलॉजिकल में आपका फ्लड आएगा, फ्लड हो गया या सुनामी हो गई, ड्रॉट हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर एवेलेंच है, क्योंकि ये टोपोग्राफिक है और ये पृथ्वी में कुछ ना कुछ जब नेचुरल चेंजेस हमें देखने को मिलता है ना, प्राकृतिक, तो फिर ये एवेलेंच हमें आता है। इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? मैच करिए। मास कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल, इंट्रा और इंटर दो है, क्या होगा? डी सर। डी सर। ऑप्शन डी होगा सर। यस सर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, मतलब ए का आप 3 बता रहे हो, ए का 3 यस बता रहे सर। हो, और कम्युनिकेशन पर डी में तो ए का 3 है। मास कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है? सर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। सर मास ऑप्शन नंबर ए कम्युनिकेशन मस्ट होगा। बी। कम्युनिकेशन विद वनसेल्फ तो इंट्रापर्सनल है, तो बी का 3 होना चाहिए। सर तो ए, बी ऑप्शन का नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए का 4th होगा सर, फॉर मैकेनिकल मैसेज, मास कम्युनिकेशन का सर। यस और सर। बी का 3rd होगा फॉर कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल का। और सी का 2nd होगा सर, क्लासरूम टीचिंग ग्रुप कम्युनिकेशन का। और डी का 1st होगा, कॉरिडोर डिस्कशन सर। ऑप्शन नंबर ए राइट सर। यानी मास कम्युनिकेशन का होगा फॉर मैकेनिकल मैसेज ट्रांसमिशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का होगा फॉर कम्युनिकेशन विथ वनसेल्फ, ग्रुप कम्युनिकेशन का होगा क्लासरूम टीचिंग, और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का होगा कॉरिडोर डिस्कशन। कॉरिडोर मतलब आपस में 2-4 लोग जब बातचीत कर रहे हैं, तो दैट इज इंटरपर्सनल, अंतर व्यक्तिगत संचार, ठीक है। तो ए फॉर अमेरिका करेक्ट आंसर है, ए होगा। इसका आंसर बताइए गाइस। In which method of research an independent variable is manipulated with an intent to observe concomitant changes in dependent variable? यानी गाइस रिसर्च का कौन सा ऐसा विधि है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं? 2 तरह के वेरिएबल होते हैं ना, एक स्वतंत्र चर और एक आश्रित चर, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। तो कौन सा इन चारों में से ऐसा कौन सा विधि है, रिसर्च का मेथड है, जिसमें आप स्वतंत्र चर को भी मैनिपुलेट कर सकते हो, ताकि आप अपने रिसर्च एक्सपेरिमेंटल मेथड सर। जैसे प्रयोगात्मक इस प्रणाली। क्लास में गाइस स्वतंत्र कौन है? मैं। अगर इस क्लास के एग्जांपल मैं दूं कि इस क्लास में स्वतंत्र चर के नाते मैं हूं, और डिपेंडेंट वेरिएबल के नाते कौन है? आप लोग स्टूडेंट। क्योंकि मैंने ये डिसाइड किया कि चलो आज पर्यावरण पढ़ते हैं, आप लोगों ने उस पर अपनी सहमति प्रदान कर दी कि चलो भाई सर बोल रहे हैं तो पढ़ लेते हैं। तो क्लासरूम में जो टीचर होता है वो क्या है? इंडिपेंडेंट है, वो अपने अकॉर्डिंग क्लास को ऑर्गेनाइज करता है, कंडक्ट करता है। जबकि स्टूडेंट क्या है? वो टीचर के अकॉर्डिंग उनको काम करना पड़ता है। तो ऐसे में हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को समझ सकते हैं। या मान लीजिए गाइज इंडिपेंडेंट जैसे वेदर है, गाइज वेदर को तो कोई नहीं कंट्रोल कर सकता ना, तो वेदर क्या हो गया? इंडिपेंडेंट। और डिपेंडेंट क्या हो गया? हमारी जो स्थिति है, हमारी परिस्थिति जो हमारे वजह से क्रिएट होती है, जिसको हम समय पड़ने पे जो बदल सकती है। तो जो बदल सकता है डेट इज डिपेंडेंट, जो नहीं बदल सकता इंडिपेंडेंट। तो 2 तरह के वेरिएबल्स होते हैं रिसर्च में। या मौसम या गर्मी, अब गर्मी बहुत तेज है तो उसको तो आप बदल नहीं सकते, गर्मी तो प्रकृति है, तो डेट इज इंडिपेंडेंट। तो कौन सा रिसर्च का ऐसा मेथड है जहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को भी मैनिपुलेट हम करते हैं एज पर रिक्वायरमेंट?
एक्सपेरिमेंटल मेथड ही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्योंकि एक्स पोस्ट फैक्टो क्या होता है, एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब क्या होता है पता है? एक्स का मतलब क्या होता है? पुराना, पोस्ट का मतलब होता है बाद, फैक्ट का मतलब होता है तथ्य, मेथड माने विधि, यानी जो चीजें पहले ढूंढी जा चुकी हैं। मान लीजिए गाइस कि कई सारे रिसर्चेस पहले हो चुके हैं, तो उसको जब आप बेस बना के, उसको आधार बना के जब नई चीजों को ढूंढते हो, नई चीजों को फाइंड आउट उकेरते हो, दैट इज कॉल्ड एक्स पोस्ट फैक्टो, यानी पुराने चीजों को वर्तमान में यूज करके कुछ नया फाइंडिंग देना। हम कहते हैं ना वो मेरा एक्स फ्रेंड है, वो मेरा एक्स ही है, तो एक्स माने पुरानी चीजों को। तो जब पुरानी चीजों को आधार बना करके वर्तमान में काम करके कोई नया चीज निकालते हो, दैट इज एक्स पोस्ट फैक्टो। और केस स्टडी तो आपको पता ही है, इस कंपैरिजन बेस्ड होता है। जैसे केस स्टडी का मतलब क्या हो गया कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पे कंपैरेटिव वे में तुलनात्मक आपने देखा भाई क्या अच्छा क्या बुरा, और डिस्क्रिप्टिव में डेफिनेशन होता है, और एक्सपेरिमेंट में वेरिएबल्स बेस्ड होते हैं। क्योंकि मैंने आपको रिसर्च में बताया भी था कि एक्सपेरिमेंट का मतलब ही होता है वेरिएबल। प्रयोग तभी करोगे जब वेरिएबल होगा। आप मान लीजिए रिसर्च करते हैं गाइस, तो रिसर्च के रीजंस तो ढूंढेंगे ना। अगर आप शोध समस्या आपका जो भी है, आपका शोध समस्या के अकॉर्डिंग आपका रीजन भी तो आता है कि हाँ भाई मेरे प्रॉब्लम का ये कारण है, तो वो कारणों को ही तो वेरिएबल कहते हैं। जो भी आपके समस्या का कारण है, तो कारण ही तो मान लीजिए कि वेरिएबल, तो एक्सपेरिमेंटल ही होगा इसका आंसर। इसका आंसर बताइएगा। इस एसर्शन कह रहा है अ रिसर्च थीसिस हैज टू फॉलो अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग। हमारा जो थीसिस होता है, पीएचडी का थीसिस, क्या उसमें एक प्रॉपर एक फॉर्मेट होता है जो ऑलरेडी हमें बताया जाता है कि भैया इसी फॉर्मेट में आपको काम करना है, यानी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है, एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग। रीजन कह रहा है दिस एंश्योर द ऑब्जर्वेंस ऑफ रिसर्च एथिक्स, कि इस प्रक्रिया से अनुसंधान में जो भी नीति का अनुपालन सुनिश्चित हो जाता है कि आप, क्योंकि अगर आप फॉर्मेट के अकॉर्डिंग काम करिएगा तो एक प्रॉपर हम कह सकते हैं एथिक्स का पालन होगा। ऐसे आप एथिक्स का पालन नहीं करोगे। तो क्या लगता है आपको, विच वन इज करेक्ट? नंबर ए। सर ए। ऑप्शन नंबर सी सर। ऑप्शन नंबर सी। जी सर। बताइए सभी लोग बताएं क्या होना चाहिए इसका आंसर। ए। इसका आंसर जो करेक्ट होगा गाइज वो होगा सी फॉर कैलकाटा। क्योंकि पहला तो करेक्ट है। हम सब लोग जानते हैं गाइज कि जब हम थीसिस लिखते हैं ना, आप में से कई लोग थीसिस लिख चुके हैं, कई लोग लिख रहे हैं, कई लोग लिखेंगे, पर ये तो सबको पता है गाइज कि थीसिस का एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को हमें पालन करना होता है। और रेफरेंसिंग का भी एक फॉर्मेट है, ये सब लोग जानते हो कि पीएचडी में जो थीसिस होता है उसका एक पहले से फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में ही आपको काम करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो ये हो गया रिसर्च, ये तो ठीक है। बट जो दूसरा पॉइंट है कि ये जो फॉर्मेट है ये आपके एथिक्स को एंश्योर करता है, ये गलत है। क्योंकि फॉर्मेट में एथिक्स का कोई लेना देना नहीं है। फॉर्मेट तो, फॉर्मेट के बाद भी मान लीजिए हम लोग चाहें तो गलत चीज कर ही सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मेट तो बस एक पैटर्न है, यहाँ भाई इस पैटर्न में काम करो। उस पैटर्न में भी तो गलत करने के चांसेस होते हैं ना। तो रीजन गलत है, बट 8, तो सी होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए। तो ये था गाइस, एक क्वेश्चन और बताइए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। इसका आंसर बताइए गाइस लास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल बैरियर टू कम्युनिकेशन। आप बताएं कि भौतिक बाधा क्या है। अभी हम लोग संचार कर रहे हैं, तो अभी हम लोग के बीच भौतिक बाधा क्या है, ये बताइए। हेल्थ। डी सर। डी, ऑप्शन नंबर डी, इल हेल्थ। ऑब्वियस सी बात है गाइस कि फिजिकल बैरियर Health. हेल्थ ही तो है ना। Yes, sir. कल्चर फिजिकली थोड़ी होता है। इन अटेंशन भी फिजिकल बैरियर है। वर्बलिज्म माने शब्द का भंडार, लेकिन जो आपका स्वास्थ्य है वो तो आपका शरीर है ना। इल हेल्थ, मान लीजिए आपकी हेल्थ अच्छी नहीं, आप बीमार हो, है ना, परेशान हो, जो भी, तो हेल्थ जो है वो फिजिकल है, जो आपका शारीरिक बाधा कह सकते हो, भौतिक बाधा। तो डी इसका आंसर होगा। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है ना? सर एक बार इससे पहले जो दिखा रहे थे क्वेश्चन, एक बार असर्शन वाला जो था, ये वाला, हाँ क्या प्रॉब्लम है इसका इसमें? सर, इसका सर
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है ना? नहीं, इसका रीजन गलत है मैम, क्योंकि रीजन में क्या कह रहा है कि जो आपका फॉर्मेट होता है ना, रिसर्च थीसिस का जो फॉर्मेट है, क्या उसके वजह से आपका रिसर्च एथिक्स का पालन अच्छे से हो जाएगा? तो ये गलत है, क्योंकि रिसर्च एथिक्स के कई सारे मायने हैं। फॉर्मेट तो बस एक फॉर्मेलिटी है कि हाँ भाई आपको थीसिस लिखना है तो ये फॉर्मेट में लिखो, बट फॉर्मेट के अंदर भी तो हम चाहें तो रिसर्च एथिक्स को ब्रेक कर सकते हैं, है ना। रिसर्च एथिक्स को ब्रेक तो हम फॉर्मेट के अंदर भी कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि आपका रिसर्च फॉर्मेट, जो आपका फॉर्मेट है ना, वो आपका एथिक्स को पालन करवा लेगा, ऐसा नहीं, सुनिश्चित एक कर बार देगा, सर ऐसा नहीं जी। एक बार सर थोड़ा सा, हाँ गूगल पे सर देखिए तो इसमें बी दिखा रहा था। डी फॉर दिल्ली। बी 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 फॉर बॉम्बे। बट एनटीए का तो मैम मेरे पास अभी रखा हुआ, एनटीए तो सी बता रहा है इसका, एनटीए के अकॉर्डिंग तो सी है। अच्छा अच्छा, हो सकता है। बाकी एक बार देख लिए टेक्स्ट बुक पे, बट एनटीए का जो आंसर मेरे पास है उसमें इसमें सी बता रहा है, सी फॉर कैलकाटा। बट इसको देख लीजिए एक बार, गूगल पे या टेक्स्ट बुक वगैरह पे देख सकते हो आप चाहें तो इसका डेफिनेशन, ठीक है, हो सकता है। बट जो एनटीए ने आंसर की जारी किया है उसमें सी को ठीक माना है, ठीक है। अच्छा तो हो सकता है ठीक है एनटीए सर। भी गलत हो सकता है, ऐसा थोड़ी ना, एनटीए भी कई बार 2-4 क्वेश्चन गलत होता ही है। तो एक बार गूगल पे क्रॉस चेक आप करिएगा, हो सकता है आप सही हो, ठीक हाँ है। सर, गूगल पे यही दिखा रहा है कि दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है, ये है। अच्छा, हम्म, हो सकता है, एक बार मैं देख लूंगा मैम, ठीक है, एक बार मैं देख लूंगा, एक बार देख लेंगे इसको, ठीक है। जी सर। अब गाइस हम लोग अपने विषय पे आ जाते हैं। कई सारे क्वेश्चंस हमने किए, और देखिए डिस्कशन से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ये बहुत मतलब प्रूवन फैक्ट है कि जब आप डिस्कशन करते हो, एनालिसिस करते हो, क्रिटिकली एग्जामिन करते हो क्वेश्चन को, गूगल पे क्रॉस चेक करते हो, निश्चित रूप से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, नॉलेज भी बढ़ता है, कॉन्फिडेंस भी गेन होता है, अवेयरनेस भी आती है, कॉन्सियसनेस भी आपका आता है, चेतना भी जागती है कि भाई क्या हो सकता है आंसर, हमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, प्रश्न का क्या समाधान हो सकता है, एलिमिनेशन टेक्निक, कई तरह की चीजें मतलब हम लोग सीखते हैं। तो क्वेश्चन बनाना एक बहुत ही अच्छा, हम कह सकते हैं कि माध्यम होता है, एक बहुत अच्छा तरीका होता है, मीन्स होता है, जिसके थ्रू हम अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं, है ना, सुनिश्चित कर सकते हैं अपने रिजल्ट को। आज का जो टॉपिक हमारा है गाइस, वो पर्यावरण का है, यूनिट नंबर 9 का ये टॉपिक है। और इसमें मैं आपको आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, हम लोग जब भी क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलता है, हर दिन मिलता है, एमडीजी और एसडीजी का हर दिन मिलता है कि गोल नंबर 1, गोल नंबर 2, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन निश्चित रूप से रहता है ना, इससे जो है क्वेश्चन आपका निश्चित रूप से रहता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, कल मैं आपको बता रहा था गाइस कि 1969 में जो यूएन का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट था, उसके बाद हमें सन 2000 में मिलीनियम डेवलपमेंट गोल के तहत 8 लक्ष्य दिए गए थे, और उन 8 लक्ष्यों पे हमने काम किया, हमने मतलब भारत सरकार ने काम किया। और उन 8 में तो खैर 8 का 8 तो नहीं हो पाया बेहतर, लेकिन हाँ 8 में 4 हमने अच्छा किया। कुछ ऐसे विषय थे जिसपे अभी स्थिति नहीं ठीक हुई, तो ऐसे में 2015 में, यानी 2015 में यूएन ने फिर से मीटिंग बुलाई, और मीटिंग बुलाने के बाद और भी हमें 18 लक्ष्य दिए, 17, यानी 2015 में टोटल 17 गोल्स हमें दिए गए कि अब आप इन गोल्स पे काम करो। और 2015 से लेकर कब तक करना है, 2030 तक, यानी 15 साल का समय भी मिला है, 15 ईयर्स का टाइम है। इन 15 सालों में इन 17 लक्ष्यों को पूरा करना है। तो वो कौन से 17 गोल्स हैं, उनको सीक्वेंस और उनको क्रोनोलॉजी से हम लोग जानेंगे, है ना, कि ऐसे वो कौन से गोल्स हैं जो मिलीनियम डेवलपमेंट गोल के बाद, इनके समय सीमा खत्म होने के बाद हमें एसडीजी को लाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। तो गाइस कई तरह के गोल्स हैं, इसको हमें सीक्वेंस में याद रखना है आपको, यानी इसको थोड़ा रटना भी पड़ेगा सीक्वेंस में। पहले क्वेश्चन सीक्वेंस में नहीं आता था, अब क्रोनोलॉजी पे आ रहा है। तो ये जितने भी आपको पॉइंट दिख रहे हैं ना, ये बिल्कुल क्रम में है। जैसे पहला लक्ष्य हमें बोला गया कि पॉवर्टी को खत्म करना, जीरो पॉवर्टी, तो गरीब मुक्त भारत। अच्छा, गरीब मुक्त का जो नारा है, ये आजादी के बाद से ही
पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी से लेकर और वाजपेयी से लेकर मोदी जी तक गरीबी मिटाओ आंदोलन सभी ने चलाया है अपने अपने तरीके से। स्थिति सुधरी भी है। तो गरीबी मिटाने का मतलब क्या है गाइस कि एक पर्टिकुलर मान लीजिए अमाउंट है। जैसे पहले के टाइम पे तो कितना था कि एक दिन में शायद 50 की 60 रुपए, अगर इतना कोई कमा लेता है, आज से 15 साल पहले की मैं बात बोल रहा हूँ, कि दिन भर का कोई 50-60 रुपया, महीने का मान लिए 2000 रुपया कोई कमा रहा है, मतलब वो गरीब नहीं है। गरीब नहीं है मतलब उसका 2 वक्त का रोटी चल सकता है। अब क्योंकि महंगाई बढ़ गई तो आज के समय में कम से कम आपको दिन का 500 रुपया कम से कम तो होना चाहिए ना। कोई भी मान लिया मजदूरी है, देखते हो मजदूरी भी अब 500 रुपया हो चुका है। अगर कोई यहाँ आपके यहाँ पे आके मजदूरी करेगा, लेबर का काम करेगा ना, तो उसको भी आपको 500 रुपया सरकारी रेट से देना पड़ता है। ठीक है जी। या सरकार के पास भी कोई मजदूर काम करेगा तो कम से कम मिनिमम 500 रुपीज आपको मतलब है। तो पॉवर्टी का मतलब क्या है कि सबको काम मिले, सबको रोजगार मिले, कुछ ना कुछ सबके पास कमाई का साधन हो, वो भी डिटर्मिनेंट यानी निश्चित आय का स्रोत। ऐसा ना हो कि भैया 10 दिन काम मिले और 15 दिन फिर कुछ काम ही नहीं है, फिर अगला 20 दिन काम मिले और फिर 3 महीना कोई काम नहीं है। ऐसे में तो भूखे मर जाएंगे ना। तो सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि डिटर्मिनेंट सोर्स ऑफ इनकम, माने स्रोत का एक निश्चित आय। हम लोग नौकरी क्यों करते हैं? आप क्यों जॉब पाना चाहते हो? क्योंकि आपको पता है कि नौकरी होने पे प्रत्येक 30 दिन बाद आपको पैसा मिलता है। अगर आप पढ़ के कोई जॉब अच्छा पा लेते हो तो प्रत्येक 30 दिन बाद आपको क्या एक लमसम अमाउंट मिलता है, डिपेंड अपॉन योर पोस्ट, कि जितने अच्छे पोस्ट पे जाइएगा उतना, उस तरह से आपका फिर लाइफ स्टाइल चलता है। यानी एक मजदूर से लेकर और एक प्रोफेसर से लेकर एक भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सबका सैलरी है। किसी का सैलरी 10,000 भी है और किसी का 10 लाख भी है महीने का। डिपेंड करता है कि आपका क्वालिफिकेशन और आपका टैलेंट। तो पॉवर्टी मिटाने का मेन है ये गाइस कि सबको काम मिले। तो उसके लिए कई सारी योजनाएं चलाई गई समय के साथ, अभी भी चलती है। जैसे मनरेगा इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। मनरेगा इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, जिसमें मैंने आपको बोला भी था कि 100 दिन का गारंटी काम मिलता है। 2005 में आया था नरेगा। बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार होने लग गया नरेगा में, तो नाम बदल करके 2009 में मनमोहन सिंह जी ने कर दिया मनरेगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के नाम से ये 2009 में आ गया। इसके तहत आज भी ये चलता है कि 100 दिन का गारंटी काम सरकार देती है। किसको? जो गरीब है, जिसके पास गरीब का प्रूफ है, कार्ड है, वो उसको मिलेगा। बाकी 100 दिन उसको काम मिल गया, बचा हुआ 200 दिन वो अपना करे कुछ बिजनेस। दूसरा कहा गया गाइस यूएन की भूखमरी को खत्म करना। फूड सिक्योरिटी ये बहुत जरूरी चीज है। फूड सिक्योरिटी माने 2 वक्त का खाना तो कम से कम ये तो अश्योर करना चाहिए ना। आज हम $5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं। भारत सरकार कहती है कि आने वाले समय में हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। अभी तीसरी, अभी चौथे हैं, अभी हम लोग 4th है ना इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी पूरे विश्व में। तो जब ऐसी बातें हो रही हैं कि आने वाले 5 years डाउन द लाइन हम विश्व का दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी हो जाएंगे, $5 ट्रिलियन का हमारा टोटल टर्नओवर। ऐसी स्थिति में भी अगर आपके देश में बहुत सारी जनता अगर 2 वक्त का रोटी भी नहीं जुगाड़ कर पा रही है तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात तो नहीं है। तो जीरो हंगर, तो इसके लिए भी कई सारी योजनाएं हैं गाइस। आप देखते हो कि आजकल मुफ्त में चावल मिलता है, मुफ्त में दाल, गेहूं, सरकार की मतलब n नंबर ऑफ स्कीम्स हैं। अगर आप सही में गरीब हैं और गरीबी रेखा से नीचे हैं तो कई तरह की चीजें आपके लिए हैं। तो आपको खाने पीने में दिक्कत ना हो, अच्छा खाना मिले, क्योंकि जब अच्छा भोजन करोगे तभी दिमाग काम करता है। भूखे पेट क्या मतलब क्या क्रिएटिव कर पाएंगे आप? कई सारी योजनाएं हैं। तीसरा है गाइस गुड हेल्थ, यानी अच्छा स्वास्थ्य, ये भी जरूरी है ना। स्वास्थ्य अच्छा हो तो स्वास्थ्य अच्छा कब होगा? जब अच्छा आप खाएंगे, जब अच्छा आपका लाइफ स्टाइल होगा। अभी देख रहे हो कोरोना के बाद देश कितना बदल गया। कोरोना से पहले गाइस हम लोग वर्कआउट को लेकर के इतने अवेयर नहीं थे। बहुत कम लोग ऐसे होते थे जो जॉगिंग करना, रनिंग करना होते थे। ऐसे 50 में 1-2 लोग होते थे जो बहुत अवेयर होते थे कि भाई मुझे जॉगिंग करना है, रनिंग करना है। और उसमें भी वो लोग होते थे जिनको डायबिटीज वगैरह कुछ हो गया तो वो फिर अपना, बाकी नौजवान या ऐसा हम लोग उतना कॉन्शियस नहीं थे। बट कोरोना के समय जब इम्यूनिटी चेक हुआ और इम्यूनिटी की वजह से कई लोगों की जान गई, तो अब देखिएगा इस हम लोग कितने अवेयर हो गए, कितना बदला है। तो ऐसे में क्या है गाइस कि एक तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, क्या खाना है, क्या पीना है, वर्कआउट करना है, माने अपने आप को हेल्दी रखिए, चाहे आप किसी भी उम्र के हैं। यानी 5 से लेकर 55 तक, बचपन से लेकर 55 तक आपको अपने आप को स्वस्थ रखना है। बचपन में तो खैर स्वस्थ हैं ही,
55 तक भी अपने आप को और 55 के बाद भी। तो उसके लिए गाइज आपको अच्छा खाना, वर्कआउट करना, या मान लिया अस्पताल वगैरह भी, पहले तो चलो बीमारी होती थी तो कोई इलाज नहीं था, अब तो चलो बीमारी होती है तो कई तरह का इलाज है, दवाई है, वैक्सीन है। तो ये है गुड हेल्थ, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। चौथा है गाइस क्वालिटी एजुकेशन। आज सुबह ही मैं आपको पढ़ा रहा था राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो ये इसी के तहत आया है। मैंने आपको मॉर्निंग में बताया भी कि एनईपी 2020 का जो ड्राफ्टिंग है वो 2016 में स्टार्ट हुआ था रंगानाथन कमेटी में। तो 2016 में क्यों हुआ था? इसी के वजह से, क्योंकि यूएन ने कहा कि भाई अपने यहाँ का एजुकेशन को ठीक करो। आपके यहाँ का एजुकेशन जो है वो बिहार के सड़क की तरह है। अभी तो खैर बिहार की सड़क बहुत अच्छी हो गई, बहुत अच्छी हो गई, पर लालू जी के समय में जो बिहार की सड़क की स्थिति हुआ करती थी कि बीच में ही गड्ढा आ जाता था, मतलब उस तरह का, या आज के समय में आप किसी ऐसे स्टेट का सड़क जहाँ का उस तरह का एजुकेशन भारत का, जिसको कहते हो ना कि सड़क के बीच में बड़ा बड़ा गड्ढा होता था, तो वैसा ही भारत की शिक्षा की स्थिति देखी गई रिसर्च में कि अच्छी स्थिति नहीं है, बड़ी बदहाल है। यहाँ पे बस डिग्री के लिए लोग पढ़ रहे हैं। तो ऐसे में एजुकेशन को बेहतर बनाया जाए, इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, यानी गाइस ऐसा शिक्षा बनाओ जो सर्वसमावेशी हो, सभी को शिक्षा मिले, कोई भी वंचित ना रहे और सभी को अच्छा मिले। ऐसा नहीं कि भाई किसी के पास पैसा है, कोई समृद्ध है तो उसको बहुत अच्छा एजुकेशन मिल गया, और कोई मान लीजिए गरीब है तो उसको एजुकेशन अच्छा नहीं मिला। ऐसा ना हो। जो गरीब है, जो सक्षम नहीं है, उसके लिए भी सरकार व्यवस्था करे, सबको एक जैसा शिक्षा दो, तो ऐसी व्यवस्था करना। इसके अलावा ये जेंडर इक्वालिटी यानी लैंगिक समानता, 5वां पॉइंट कहा गया कि महिला पुरुष का जो सेक्स रेशियो है, मेल और फीमेल का जो सेक्स रेशियो है, तो उसको बराबर करना, क्योंकि ये भी एक बहुत चिंतनीय विषय है ना, बहुत चिंता का विषय है हमारे यहाँ पे मेल फीमेल का। अब 1000 पुरुष पे 800 महिला है, 1000 पुरुष पे 850 महिला, तो ये जो गैप है ये बहुत बड़ा गैप है। 1000 पे तो कम लग रहा है। अगर मैं कहता हूँ कि 1000 पुरुष अगर किसी समाज में है तो 800 महिला ही है, तो ये 1000 पे तो लग रहा है सर कोई नहीं, 200 का ही तो अंतर है। बट गाइस जब इसको आप 1 करोड़ 2 करोड़ पे काउंट करोगे ना, तो बहुत बड़ा गैप है, ये बहुत बड़ा गैप है। यानी प्रत्येक 1000 पुरुष पे 200 महिला कम, तो इसको लेके ये ठीक बात तो नहीं है ना। अब कुछ स्थिति ठीक हो रही है वैसे, जैसे दिल्ली है, दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहाँ पे महिलाओं की संख्या ज्यादा है। दिल्ली प्रदेश में महिलाओं की संख्या ज्यादा है पुरुष का, और ऐसा भारत में 1-2 राज्य ही है जिसमें से दिल्ली एक है। अभी लास्ट ईयर जो आया था उसमें 1000 पुरुष पे करीब 1015 या 1020 महिलाएं थी काउंटिंग में, तो 15-20 महिलाएं ज्यादा हो गई थी दिल्ली में। बाकी और राज्यों में तो कम ही है, हरियाणा वगैरह में तो बहुत कम है, बिहार में भी कम है। तो क्वालिटी जेंडर इक्वालिटी पे काफी काम हो रहा है। अब तो सरकार ने भी सारे स्कीम्स महिलाओं से जोड़ दिए, समाज में भी बहुत तरह के चेंजेस आ गए। अब लोगों को भी कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण की जब आप बात करते हो तो सरकार के जितने भी स्कीम्स हैं, जो भी सब्सिडीज हैं, जॉब्स है, हर जगह पे वुमन को एम्पावर किया गया है, किया जा रहा है। तो ऐसे में लैंगिक समानता देखने को मिल रही है, बहुत बड़े लेवल पे देखने को मिल रहा है। छठा ये है गाइस क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, यानी स्वच्छ जल, सभी को साफ पानी मिले। जले जीवनम, जल ही जीवन है, बिना जल के क्या होगा। आज चंद्रमा पे क्यों नहीं हम जा पा रहे हैं, मार्स पे क्यों नहीं जा पा रहे हैं, स्पेस के पे क्यों नहीं जाके रह रहे हैं, पृथ्वी पे ही क्यों रहते हो? क्योंकि पृथ्वी पे जल है, और जगह पे जल नहीं है। पृथ्वी पे क्या है, पोर्टेबल माने पीने लायक पानी है, और जहां पानी होता है ना वहीं पे ह्यूमन या एनिमल स्पेसीज रहता है। जहां पानी नहीं है वहां पे कोई स्पेसीज नहीं सरवाइव कर पाएगा बिना पानी के। पर गाइस आज के टाइम में क्लीन वाटर एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है ना, पीने का अच्छा पानी कहाँ मिल रहा है। वो पहले वाला जमाना चला गया कि हम लोग कुआं का पानी पीते थे। आज से 20 साल पहले मुझे याद है, जब मैं बचपन में मैंने कुआं का, आज भी मेरे यहाँ पे कुआं है, अगर आप कभी मेरे होम टाउन आएंगे तो मेरे यहाँ पे 2-2 बड़ा बड़ा कुआं है आज भी। हालांकि अब उसका पानी नहीं पीते हैं, वो पानी पीने योग्य अब नहीं रहा, उतना साफ नहीं है। बट मुझे याद है कि 2004-5 तक तो कुआं का पानी पिया है मैंने खुद भी, और आप लोगों ने भी पिया होगा, सभी ने, भारत में चलता था ये। पर पिछले 15-20 वर्षों में तो स्थिति बड़ी बदतर हो गई, पानी गंदा हो गया है ना, क्योंकि फैक्ट्री इंडस्ट्री का जो कूड़ा है, इवन कुआं वगैरह तो छोड़ो, जो बड़ी बड़ी हमारी नदियां हैं, गंगा यमुना, वो भी बिल्कुल नाला बन चुका है। हमने इतना मतलब पॉल्यूशन किया। तो ऐसे में गाइस पीने का स्वच्छ जल ये एक बड़ा मुद्दा है।
क्योंकि बिना पानी के तो नहीं ना सर्वाइव हो पाएगा। तो उसको उसकी चिंता करना, उसके लिए हो भी रहा है, कई तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सातवां है गाइस अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, यानी स्वच्छ ऊर्जा। अभी क्या है गाइस कि हमने इतना पेट्रोल यूज किया, डीजल यूज किया, सीएनजी, तो इससे देखो नुकसान कितना हुआ हमारा। आपको पता है गाइस कि पेट्रोल डीजल जलता है या कोयला जलता है कितना प्रदूषण करता है, मतलब पर्यावरण को कितना क्षति, कितना दूषित, कितना हार्म करता है। तो ऐसे में गाइस अब क्या है कि हम पेट्रोल डीजल को रिप्लेस करने वाले हैं। रिप्लेस का मतलब क्या होता है कि जहां पे पेट्रोल से गाड़ी चलता था अब वहां बिजली से गाड़ी चलेगा, जहां पेट्रोल से गाड़ी चलता था अब वहां पे सोलर पैनल से गाड़ी चलेगा, जहां गाइस डीजल से आपका ट्रक चलता था अब वो गाइस आपका इलेक्ट्रिसिटी या सोलर यानी सूर्य की ऊर्जा से चलेगी। और आप देख रहे हो कि बहुत तेजी से मार्केट में ये चीजें आ रही हैं, बहुत तेजी से। अब तो मैं देख रहा हूँ कि कितने सारे मतलब स्कूटी वगैरह अब लोगों ने ओयो वगैरह OLX और अलग अलग कितनी कंपनीज का आने लग गया ना, OLX का आई थिंक आता है, मतलब स्कूटी ही आने लग गया अब लोग स्कूटी, हालांकि उसका दाम बहुत है, लेकिन ये है कि गाइज आपको उसमें पेट्रोल डीजल कुछ नहीं लगेगा, बस जैसे मोबाइल फोन चार्ज करते हो उसी प्रकार से मोबाइल फोन की तरह चार्ज करो और पूरा दिन भर चलो, एक बार चार्ज करने पे। तो इवन अब इलेक्ट्रिसिटी में भी देखिए ना, घर के ऊपर सोलर पैनल लगने लग गया। अब क्या है, बिजली का खर्च नहीं होगा आपका। बिजली का क्या खर्च होगा, मान लीजिए घर के ऊपर आपने सोलर पैनल लगवा लिया तो वो तो सन से चार्ज होगा ना, सन यानी सूर्य थोड़ी ना आपसे पैसा मांगेगा, तो पैसा भी कम लगेगा और प्रदूषण भी नहीं होगा, दोनों बात है। इसके बाद UN ने कहा गाइस गुड जॉब एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी ये किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी होता है कि आप अपने यहाँ पे जॉब, गुड जॉब्स का क्या मतलब है, गुड जॉब्स का मतलब ये है गाइस कि जैसे मान लीजिए कि हम सभी लोग यहाँ पे सभी लोग PhD कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सभी PhD स्कॉलर हैं, या कुछ लोग PhD कर भी चुके हैं, कुछ लोग करेंगे। अब मान लीजिए गाइस PhD आपने कर लिया और PhD करने के बाद आपको प्राइमरी स्कूल में जॉब मिल गया, तो उसको रोजगार कहेंगे, इकोनॉमिक्स की भाषा में नहीं कहेंगे। मान लीजिए किसी ने PhD किया हुआ है और वो प्राइमरी स्कूल में टीचर है, तो वो एक तरह से अर्थशास्त्र की भाषा में क्या है, बेरोजगार ही है, क्योंकि आपका क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको जॉब। या मान लीजिएगा इसकी आपने इंजीनियरिंग कर ली, बीटेक कर लिया, और बीटेक करने के बाद जो है आप ट्रेन में फीटर का काम, फीटर मतलब जो ट्रेन में पटरी वगैरह लगाता है, अब आपने बीटेक या एमटेक कर लिया, जो भारत में ऐसा ही होता है ना, भारत में तो गाइज अच्छा जॉब बड़ा दुर्लभ है, आप देखते ही हो कितना कंपटीशन है छोटे छोटे जॉब में भी। तो इसलिए गाइज हमारे यहाँ पे डिग्री मायने नहीं रखता, जो PhD कर ले, चाहे बीटेक कर लो, चाहे एमटेक कर लो, छोटे छोटे जॉब्स में भी हम लोग ट्राई करते हैं कहीं हमारा जुगाड़ लग जाए। हम ये नहीं देखते भैया कैसा जॉब है, क्या प्रोफाइल है, बस कैसे भी करके अच्छा नौकरी हो जाए, ऐसा हम लोग सोचते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है कि आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको जॉब मिलेगा ना, तब आप कहलाओगे कि हाँ भाई अब आप एम्प्लॉयड हो। तो गुड जॉब्स कब आएगा, जब हमारा इकोनॉमी ग्रोथ होगा। आपके देश का जब इकोनॉमी ग्रोथ होगा, माने देश में पैसा आएगा, देश की आर्थिक व्यवस्था अच्छी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है फिर सभी को अच्छे जॉब्स मिलेंगे। आपका जितना क्वालिफिकेशन है, आपका जितना स्किल है, जितना टैलेंट है, उस बेस पे आपको नौकरी भी मिलेगा, उतना आपको तनख्वाह भी मिलेगा। और अगर देश का इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा नहीं है तो कितना भी पढ़ लीजिए आपको अच्छा जॉब नहीं मिल पाएगा, क्योंकि व्यवस्था ही नहीं है। तो ये है, इसके लिए भी गाइस कई तरह के काम हो रहे हैं। आपने देखा अब तो इतने सारे स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन्स बन गए, दिल्ली के पास जो पूरा नोएडा है, या हरियाणा के पास जो पूरा गुरुग्राम है, या दक्षिण भारत के पास जो पूरा बेंगलोर है, हैदराबाद है, यानी भारत में इतने सारे टेक सिटीज बन गए लास्ट 20-30 ईयर्स में। टेक सिटीज, इन जगहों पे आप विजिट करेंगे तो आप जहां नजर घुमाइएगा आपको IT कंपनी ही नजर आएगा, या कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज भी। नोएडा में एक जगह है ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में एक जगह है नॉलेज पार्क, अगर आपको कभी मौका मिलेगा तो आप वहां जा सकते हैं विजिट करने। तो नॉलेज पार्क एक ऐसा जगह है जहाँ पे कम से कम मुझे लगता है, हालांकि मैं भी कभी नहीं गया हूँ, लेकिन जो जानकारी मेरे पास है कि दिल्ली के पास जो ग्रेटर नोएडा के में जो नॉलेज पार्क नाम का जगह है, कम से कम वहां पे होगा ना तो मुझे लगता है 200 से ज्यादा संस्थान होगा शिक्षा का, कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, कॉलेज, हर तरह के कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मैनेजमेंट, लॉ, तो पूरा वो एरिया ही बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए। और वहां जहां जाइएगा आपको खाली कॉलेज नजर आएगा, सिर्फ और सिर्फ कॉलेजेस। ऐसे ही कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बस आपको इंडस्ट्री नजर आएगा, जैसे आप गुरुग्राम जाएंगे, नोएडा जाएंगे, मथुरा की तरफ। तो इससे क्या हो रहा है, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रहा है और लोगों को काम भी मिल रहा है। ऐसे ही गाइस इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर,
यानी गाइज आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना, इनोवेट करना। देखो आज का समय गाइज क्या है ना, कुछ नया करने का है। वो जमाना चला गया पुराना, वो जो पुराना वाला जमाना था पहले का गाइज की इनोवेशन नहीं होता था, नई चीजें नहीं होती थी, वो समय चला गया। अब आज का समय क्या है ना, इनोवेशन का है कि कुछ नया करो। रटी रटाई चीजों को करने से आप नहीं हो पाएगा कुछ। आज का समय क्या है, इनोवेशन का, नवाचार का। तो हम लोगों को गाइस कुछ नया सोचना पड़ेगा, कुछ नया मतलब आज के हिसाब से, आज के समय से क्या आप नया कर सकते हो, नए तरीके से काम करो। चीजें तो वही हैं, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं तो आप लोग भी गाइस ये एक्सपेक्ट करते हो अपने स्टूडेंट्स की भाई सर क्या नए तरीके से पढ़ाएं। जो अपने आप में आज के टाइम में इनोवेट नहीं करेगा ना, वो खत्म हो जाएगा, वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो इनोवेशन आप देख रहे हो ना, कितना समय बदल रहा है, कितनी टेक्नोलॉजी बदल रही है, एप्लीकेशंस बदल रहे हैं, लोगों की जरूरतें बदल रही हैं, लोगों का लाइक और डिसलाइक बदल रहा है। हम लोग सभी लोग बड़े कंफर्ट जोन वाले लोग अब हो चुके हैं, तो उस अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। तो नवाचार, क्या नई नई चीजों को ला सकते हो, कैसे आप इंसान के जीवन को आसान बना सकते हो। तो ये हर चीज में एप्लीकेबल है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, साइंस हो, इंडस्ट्री हो, या कुछ भी हो, एग्रीकल्चर हो, हर जगह पे इनोवेशन, हर जगह पे गाइस कम समय में ज्यादा रिजल्ट, कम खर्च में ज्यादा प्रोडक्ट, कम समय में ज्यादा आउटपुट। अब इस पे फोकस हो गया कि कम से कम समय में क्या हमें मिल सकता है। मैगी की तरह, जैसे मैगी है ना, भूख लगा, मैगी बनाया, 5 मिनट में खा लिया, भूख खत्म। तो वो जमाना है आज का कि आप अपने कस्टमर्स को या आप अपने सोसाइटी में लोगों को कैसे उनका जीवन आसान कर सकते हो। अगर आप आसान कर पाओगे तो यू विल गेट सक्सेस, यू विल गेट मनी। और ये हर एक क्षेत्र में गवर्नमेंट भी कर रही है। अब आप देखो वंदे भारत चल रहा है, बुलेट ट्रेन चल रहा है, क्या जरूरत है इसकी। नॉर्मल तो ट्रेन चल ही रहा है भारत में, बट फिर भी चल रहा है ना वंदे भारत, जो 1 घंटे, जहां पे आप 5 घंटे में पहुंचते थे अब 1 घंटे में पहुंच रहे हो, जहां पे आप 10 घंटे में पहुंचते थे 2 घंटे में पहुंच रहे हो। कई सारे आपके नेशनल हाईवेज बन गए। पहले दिल्ली से मेरठ जाने में 3 घंटा लगता था, आज से 6 साल पहले मैं दिल्ली से मेरठ गया था बाई बस, तो 3 घंटा लगा था। और आज आप दिल्ली से मेरठ जाइएगा तो आपको 40 मिनट लगेगा, 40 मिनट्स ओनली। तो 3 घंटा बन गया अब 40 मिनट। अब आप सोच लीजिए। और ऐसे ही दूर दूर का भी हो गया, यानी दिल्ली से अगर आप बंबई भी जाएंगे ना, तो ऐसा ऐसा हाईवे बन गया कि आप 10 से 12 घंटे में दिल्ली से बंबई चले जाएंगे, जयपुर से। तो आज का समय इनोवेशन का है। इनोवेशन मतलब नई नई तकनीक का, कि नए टेक्नोलॉजी को लाना, नई सोच, वो आप करेंगे तो आपको प्रमोशन मिलेगा, सक्सेस। पुराने ढरे से चीजें अब नहीं हो पाएंगी। तो ये सारा है, टोटल 17 गोल्स है। आज हमने करीब 10 के आसपास किया जो हमारे लक्ष्य हैं, तो 10 के आसपास आज हमने चर्चा किया। कल जब हम मिलेंगे तो रिमेनिंग गोल्स को भी पढ़ेंगे और भी बात करेंगे इसके आगे। और भी कई सारे पॉल्यूशंस हैं, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन है, और भी बहुत विषय है, तो उस पर भी प्रकाश डालेंगे, उस पर भी एम्फेसाइज करेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही। बट ये जो भी गोल्स हैं गाइस, इन सभी गोल्स पे हम कह सकते हैं कि अभी काम हो रहा है। अभी 15 साल जो है, 2016 से लेकर 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे हमारा काम चल रहा है। सरकार की जितनी भी योजनाएं आती हैं, जो भी स्कीम्स आते हैं ना, वो इसी पे आधारित होता है, वो इसी पे आधारित होता है, इसी पे बेस्ड होता है। क्योंकि ये जितने भी स्कीम्स हैं वो सारे अच्छे स्कीम्स हैं। एजुकेशन में आप देख ही रहे हो, नया शिक्षा नीति आया, तो नई शिक्षा नीति को लाने का मेन कारण ही यही है, क्योंकि शिक्षा के थ्रू पूरा हमारा जनरेशन ही बदल जाएगा। शिक्षा के थ्रू क्या है, जनरेशन ही बदल जाएगा। तो अच्छा, आज के टाइम पे टीचिंग कराना भी आसान नहीं है। पहले के टाइम पे जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ तो आपको पढ़ाना मेरे लिए आसान है, क्योंकि हम लोग सभी एक जनरेशन के लोग हैं, पीयर्स हैं, तो हम सभी लोगों की व्यवस्था एक जैसी रही है। अब मैं क्लास कर रहा हूँ तो आप ध्यान से सुन रहे हो। बट जो आज का जनरेशन है, यानी हम लोगों से जो मान लीजिए 10 साल 15 साल छोटे हैं, जैसे अभी आप अपने 30s में हो, जब आप कॉलेज में पढ़ाने जाइएगा तो आप 20 साल 19 साल के बच्चों को पढ़ेगा जो आपसे 10 12 15 साल छोटे हैं। तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ा जनरेशन गैप है। आज के स्टूडेंट्स, जो अभी के स्टूडेंट्स जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ये जो अब आपसे 10 बार, उन लोगों में क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा टेक्नोक्रेट होना पड़ेगा, आपको टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होना पड़ेगा। और पहले का क्लासरूम और अब के क्लासरूम में भी बहुत अंतर है। पहले का क्लासरूम थोड़ा टीचर ओरिएंटेड हो जाता था, अब का क्लासरूम क्या है कि सबके पास मोबाइल फोन है, सबके पास AI है, चैट GPT है। आप जो पढ़ाओगे वो तुरंत के तुरंत क्रॉस चेक हो जाएगा, एक बात। दूसरी बात ये कि पहले क्या था कि क्लास में बच्चों में इतना
डिस्ट्रैक्शन नहीं था। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप मुझे सुन रहे हो, 1 घंटे से टॉलरेट कर रहे हो। आजकल के क्लासरूम में क्या है कि जैसे ही आपका थोड़ा सा कुछ टॉपिक ऐसा हुआ जो उनके इंटरेस्ट एरिया का नहीं है, या ऐसे भी, क्योंकि अब सबके पास मोबाइल फोन्स अलाउड है और सबके पास चैट जीपीटी, एआई और तमाम सोशल मीडिया, तो ऐसे में गाइस आज के समय में जो शिक्षण है वो बहुत चैलेंजिंग टास्क हो चुका है। अगर आप पढ़ाना चाहते हो कॉलेज में, क्लास में जाके, तो ये बहुत चैलेंजिंग है आपके लिए कि आप 50 मिनट स्टूडेंट्स को अपने तरफ उनका ध्यान आकृष्ट कर लो, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी हो चुकी है। जो बच्चे हैं वो टेक्नोक्रेट हैं, वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है ना। तो कुछ ना कुछ तो कई तरह की बातें, जब चीज़ें अच्छी होती हैं तो उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो मिला जुला के मतलब मेरा कहने का मतलब ये है गाइस कि आपको आज के हिसाब से, मतलब आज के समय की जो जरूरत है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा, तब जाके आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। वो पुराना समय चला गया पेन पेपर वाला, कि पेन और पेपर पे लिख करके और तो बहुत समय बदला है, बहुत बदला है। अब आज की क्लास में कई बार ऐसा होता है, जब मैं क्लास में पढ़ाने जाता हूँ तो स्टूडेंट कहते हैं अरे सर क्या लिखाने की जरूरत है, आप क्यों लिखवा रहे हो, आप तो ऐसे भी दे सकते हो पीडीएफ, मतलब नोट्स। पहले के टाइम पे तो बहुत बदला है। अब स्टूडेंट्स का जो एक्सपेक्टेशन है, उनके जो काम करने का तरीका है, बहुत बदला है। तो जब जब देश बदलता है या इनोवेट इतना हो रहा है चीजें, तो जनरेशन भी इनोवेट हो रहा है, उनके भी। तो बीइंग अ टीचर भी आपके सामने जो चैलेंजेस हैं वो बहुत बड़े हैं, बहुत बड़ा है। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही गाइस, इतना ही प्रवचन है आज की क्लास का। अब कल बताऊंगा आपको। आप में से कोई डाउट है तो बताइए, मतलब किन्हीं को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप बता सकते हैं। सर मैंने तो लेट ज्वाइन किया था, आज मेरा फर्स्ट डे है। मुझे यस कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया तो मैं क्या ही पूछूं। मैम, ऐसा मैंने आज क्या पढ़ाया है कि आपको समझ में नहीं आया? सर मैंने बीच में ज्वाइन किया था ना, मैं लेक्चर पूरा अटेंड कर नहीं, ही नहीं पाई। आप बीच में ज्वाइन करें चाहे आप अंत में ज्वाइन करें, मैम ऐसा मैंने आपको क्या कुछ ऐसा बताइए जो आपको ना समझ में आया हो, क्योंकि आज मैंने बड़ा सोशल टॉपिक पढ़ाया है विच एवरीबडी नोज। तो ऐसा क्या था जो आपको नहीं समझ में आया? ऐसा एक पॉइंट आप बताएं। सर खैर, दिमाग में तो कुछ बना ही नहीं जी। हाँ, नहीं कोई बात नहीं मैम, आप रेगुलर रहिए। हमारा ये नए सिरे से ही हम चीज़ों को कर रहे हैं। आज आपने ज्वाइन किया है तो रेगुलर रहिए। ग्रुप से ही किए थे या किसी ने शेयर किया था लिंक? ग्रुप पे हैं आप? मैम ने शेयर नहीं, मैम ने शेयर किया है, ग्रुप पे मैं नहीं। जी। कौन सी मैम में? मतलब मैम बहुत सारी हैं दीपमाला, इस दुनिया में। दीपमाला जी। जी। हाँ। मेरा कांटेक्ट नंबर आप ले लीजिएगा और व्हाट्सएप पे हाई करके भेजिएगा, मैं आपको ऐड कर लूँगा। 9582444090। एक मिनट सर। 9582444090। देखिए आ सर गया नंबर, जी आ गया। मैसेज बॉक्स में चेक कर लीजिए मैम, इस पे जी व्हाट्सएप पे हाई लिख के आप भेजेंगे तो मैं आपको ऐड कर लूँगा। जी जी, थैंक यू सो मच सर जी। सर ये जो डिजी लॉकर के जो फैसिलिटी है ये स्टार्ट हो गई है क्या अभी? हाँ, बहुत पहले का हो गया मैम, सारे चीज़ें स्टार्ट हैं, सब स्टार्टेड है ऑलरेडी। 4-5 साल से ये सब चल रहा है, एनएडी, डिजी लॉकर। हम लोग क्या है ना, नॉन टेक्निकल है ना, इसलिए ये सब चीज़ें पता है, लेकिन यूज़ शायद ही कोई करता होगा। इस क्लास में कितने लोग हैं जिनका डिजी लॉकर पे अकाउंट है? एनीबडी इन द क्लास जिनका डिजी लॉकर पे अकाउंट हो या एनएडी पे है? हाँ, उपासना मैम का होगा, थोड़ा ये टेक्नोलॉजी में ठीक है। उपासना मैम के अलावे कोई जिनका एनएडी पे या डिजी लॉकर पे बना रखा है अपना सिस्टम? सारिका मैम ने बनाया हुआ है। बस देखिए 2 लोग हैं, बस 2 लोग हैं। वो भी मुझे लगता है कि उपासना मैम ने तो चलो बनाया है या सरिता मैम ने बनाया है। मुझे लगता है कॉलेजेस वगैरह में आपको बोला गया होगा बनाने को, या कभी जरूरत पड़ी होगी तो आपने बनाया होगा, बट मैक्सिमम ने नहीं बनाया। तो हम लोग थोड़ा नॉन टेक्निकल है ना, इस वजह से ये सब दिक्कत आती है। आज के समय में क्या है ना, बिना टेक्नोलॉजी के आप ग्रो नहीं कर सकते। तो पढ़ने के साथ साथ थोड़ा टेक्नोलॉजी को भी समझिए,
वरना बहुत पीछे रह जाएंगे। ये मैं अपने लिए भी फील करता हूँ और आपको भी सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी बड़ा नॉन टेक्निकल हूँ। मुझे बस उतना ही आता है जिससे मेरा काम चल जाता है, बट मुझे बड़ा फील होता है और अफसोस होता है कि मुझे टेक्नोलॉजी का बहुत ज्ञान नहीं है, जिससे बहुत नुकसान होता है। आज के टाइम पे गाइस बिना टेक्नोलॉजी के आप क्लास भी नहीं ले पाएंगे, पढ़ा भी नहीं पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। आज का समय ऐसा हो गया है। और अब तो चैट जीपीटी और एआई का जमाना आ गया, तो अब तो आने वाले समय में चीज़ें और क्रिटिकल होंगी कि जिसको टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा नहीं आता ना, बहुत पीछे रह जाएंगे हम लोग। तो थोड़ा थोड़ा साथ के साथ यूट्यूब वगैरह के मदद से, या कोई जानकार व्यक्ति है ना, तो थोड़ा बहुत ये सब भी सीखना चाहिए अगर आपको सरवाइव करना है, तो सीखना पड़ेगा। बाकी ये सब बहुत टफ नहीं है तो आसान, लेकिन क्योंकि हम लोग करते नहीं है, इसलिए अगर आप करोगे तो सभी का गूगल पे जाइए, होम पेज में जाइए, अपना अकाउंट बना लीजिए। बहुत टफ नहीं है, बस ये है कि आपने किया नहीं तो आपको लगता है यार ये है क्या, कैसे होगा। अगर आप करोगे तो बहुत आसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो जटिल है। हाँ, कोई बताने वाला होना चाहिए, या खुद से आप यूट्यूब की मदद से सीख लो, क्योंकि टेक्नोलॉजी पे जो काम है वो तो आसान ही होता है ना, मैनुअल से तो आसान ही होता है। बस चीज़ों को क्लिक करो, समझो, और बस अपने आईडी पासवर्ड को क्रिएट कर लीजिए, हो गया। तो आसान है बहुत, करना चाहिए। ये जितनी भी चीज़ें हैं उसको यूज़ करिए, आना चाहिए आपको यूज़ करना। चलिए, आज के क्लास में इतना ही करते हैं गाइस। मिलेंगे कल हम लोग, कल मिलते हैं 9:30 पे, ठीक है। कल मिलते हैं तो आगे की बात करेंगे। बाकी कोई डाउट हो, कोई सजेशंस हो, तो नंबर है ही मेरा आपके पास, संपर्क में बने रहिए, ठीक है। कल मिलते हैं। टिल द टाइम, बी हैप्पी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हैव अ गुड डे, बाय। थैंक यू सर, गुड नाइट। प्रीति मैम, पेपर 2 की क्लास के लिए मैं बहुत चिंतित हूँ, लेकिन समय का बड़ा अभाव हो रहा है इस साइकिल में, क्योंकि इस साइकिल में कुछ ऐसे काम भी हैं, फैमिली में कुछ ऐसा है कि थोड़ा दिक्कत हो रहा है, और अपना व्यक्तिगत भी जीवन में पेपर 2 के लिए बड़ी दिक्कत हो रही है। मैं खुद भी बहुत उसके लिए अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा इंग्लिश का क्लास नहीं चल पा रहा है, इस साइकिल में नहीं चल पाया, और शायद ना चल पाए। तो जून वाला जो दिसंबर वाला साइकिल है ना, फिर उसमें तो मैं करूँगा, बट ये वाला साइकिल थोड़ा मेरा अस्त व्यस्त है, समय का थोड़ा अभाव है इस वाले साइकिल में, मई तक। तो दिसंबर वाले साइकिल में तो मैं कराऊंगा, बट ये वाला साइकिल मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि शायद ना हो पाए, क्योंकि मैंने बीच में कोशिश भी की थी लेने की, तो थोड़ा ये हो गया। बट मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि उससे नुकसान तो हो ही रहा है ना, स्टूडेंट्स का भी हो रहा है, वो लोग भी, आपको भी बड़े एक्सपेक्टेशंस हैं, और मुझे भी मतलब पढ़ाने से थोड़ा प्रैक्टिस होता है। पर थोड़ा टाइम का ऐसा इशू हो रहा है ना, क्योंकि थोड़ा कॉलेज का भी टाइम है ना, 4-5 बजे तक, तो उसके बाद 9:30 से क्लास है, तो इसके लिए तो मैं माइंड सेट, मतलब माइंड बना रहता है, मेरा माइंड मेकअप रहता है। बट जो बीच का क्लास 7 बजे वाला होता है ना, बिल्कुल हौच पौच हो जाता है। तो अपने लिए होता है ना, थोड़ा ऐसा लगता है कि पूरा दिन भर, यानी सुबह 9 से फिर रात के 12 तक का पूरा आप एक तरह से ब्लॉक हो जाते हो, वैसा लगता है। तो ये थोड़ा दिक्कत आ रहा है। बाकी देखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं, मुझे मैसेज भी कर रहे हैं, फ़ोन भी आ रहा है, बहुत मेरे से बड़े नाराज़ भी हैं कई लोग कि सर आपने इंग्लिश का क्लास नहीं लिया, आपको आपकी ज़रूरत हमें थी, कि कई सारे एग्ज़ाम्स हैं ना, पब्लिक सर्विस कमीशन के भी एग्ज़ाम्स हैं, बट कुछ ऐसा है जीवन में चल रहा है, तो टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा। और सुबह का टाइम तो आप समझ ही रहे हैं कि वो संभव ही नहीं है, सब लोग जॉब में भी हैं, और मेरा भी थोड़ा सा सुबह तो कैसे हो पाएगा, शाम का ही समय है वो 7 बजे वाला ही, तो थोड़ी दिक्कत हो रही है उसको लेकर। तो इस वाले साइकिल में तो मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है कि हो पाएगा। ठीक है, आगे फिर देखते हैं जैसा होगा, बट कुछ ना कुछ मैं करूँगा, कुछ ना कुछ देखते हैं, ठीक है। और कोई दूसरे, हाँ ऐसा हो सकता है वैसे, अगर ये लोग कॉम्पेटिबल होंगे तो कर सकते हैं ऐसे। मैंने राजीव जी को बोला भी था, राजीव जी ले भी रहे थे। राजीव भी हमारे क्लास में आते हैं ना, उनका नेट वेट हुआ है, अच्छी जानकारी रखते हैं, पेपर 2 इंग्लिश में अच्छी जानकारी रखते हैं। तो उनको बोला भी था, शायद उन्होंने लिया या लेते भी हैं। एक बार उनसे मैं कोऑर्डिनेट करता हूँ कि उनका क्या टाइमिंग है, तो एक बार ऐसा कर सकते हैं, वैसे ऐसा कर सकते हैं, देखते हैं।
बता दूंगा मैम जैसा भी होगा। ऐसा कर लेंगे, देख लेते हैं। चलिए गाइस, हम लोग मिलते हैं कल 9:30 पे, ठीक है? आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।